बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का 6 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है क्रोमोसोम एंड डीएनए। देखिए चैप्टर नंबर 6 जो आपके पास है, चैप्टर नंबर 6 जो आपके पास है, फिर 7 और जो 8 है, ये जो 3 चैप्टर है ना, ये इंटर रिलेटेड है। इसको समझ ले कि अगर आपको 6 समझ में आएगा तो तब जाके आप 7 समझ जाएंगे। अगर आपको 7 समझ में आएगा तभी जाके आपको 8 में भी कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास है क्रोमोसोम एंड डीएनए ये, फिर चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है सेल साइकिल का, माइटोसिस म्योसिस पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर जीन्स बाद में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई क्रोमोसोम वगैरह क्या होते हैं, फिर डिवीजन पढ़ेंगे और फिर हम उसके डीएनए जेनेटिक्स वगैरह के अंदर जाएंगे। तो ये जो तीनों चैप्टर है ये बोटनी के पोर्शन के, पहली बात तो ये है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोटनी का ज्यादातर पार्ट इन तीनों चैप्टर में से ही आता है। तो इन तीनों चैप्टर आप लोगों ने सही से, और मैं ये तीनों ही पढ़ाऊंगा, 6 पढ़ाऊंगा, 7 पढ़ाऊंगा और 8 पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ ही पढ़ाते हुए हम जाएंगे। सही है आगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ये जो दो लिखे हुए हैं ना, एक तो हमारे पास क्रोमोसोम है और एक हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। तो ये दो चीजें जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। दो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। सही है। फिर क्रोमोसोम की जो डिवीजन वगैरह होती है फिर हम वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर अलग से पढ़ेंगे। और फिर डीएनए के क्या सारा काम होता है वो फिर हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें समझ लो कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर जो है ना हम वो क्रोमोसोम्स के बारे में जो डिवीजन वगैरह होती है वो किस तरह होती है, और डीएनए चैप्टर नंबर 8 के अंदर जेनेटिक्स वगैरह हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। सही है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखें सबसे पहले क्रोमोसोम का जो लफ्ज था ना, क्रोमोसोम, इसका मतलब होता है, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कलर बॉडी। क्रोम का मतलब होता है कलर्ड। मैंने आप लोग को प्लास्टिड्स, जब चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर प्लास्टिड्स के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड्स के अंदर 3 चीजें होती है। एक होता है मतलब वो क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और एक और था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोर का मतलब तो ग्रीन होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर्ड। क्या होता है, कलर्ड अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जो कलर्ड होते हैं ना वो आपके पास। और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम का जो लफ्ज है इसका मतलब क्या हो गया, कलर्ड बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका, कलर्ड बॉडी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास है ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है ये गलत नाम है। क्यों, देखो मैं आपको समझाता हूँ फिर मैं आपको बता दूंगा लिखा हुआ क्या है। साइंटिस्ट जो हमारे पास है ना, इनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1882 के अंदर। लेकिन इन्होंने कुछ गलती की थी। इन्होंने गलती ये की थी कि जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे तो देखिए वो कलर्ड बॉडी है, जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो बेसिकली कलरलेस होती है। वो कलर बॉडी नहीं होती, वो कलरलेस होती है। तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको वो नजर नहीं आएगी, वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। अगर एक चीज कलरलेस है, व्हाइट है, तो आपको कैसे नजर आएगी। तो जब ये ऑब्जर्व कर रहा था ना उसको, जब ये इसने स्टार्ट किया अपना ऑब्जर्वेशन, तो इसने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इसमें इसने एक डाई डाला, एक केमिकल डाला जिसका नाम है पार्किंस एनिलीन। सही है ना, ये केमिकल डाला। अब ये जो केमिकल था ना, जब इसने डाल लिया तो वो जाके जो सफेद बॉडी थी, जिसको मतलब समझ लो कलरलेस बॉडी थी, वो क्रोमोसोम जो बेसिकली थी, उन्होंने उस कलर को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब कोई भी कलर था, हम उस कलर के ऊपर नहीं जाना। इतना समझ लिया कि भाई जो कलरलेस बॉडी थी, जैसे कि आपके घर पे अगर दीवारें हैं, व्हाइट दीवारें, तो आप उस पर कोई भी कलर कर सकते हैं आराम से। कोई भी कलर आप जब देंगे तो वो कलर वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह जो आपके पास क्रोमोसोम थे ये कलरलेस थे। जब जो वॉल्टर फ्लेमिंग साहब है, जब उन्होंने कलर डाला उसके अंदर, तो जो क्रोमोसोम ने वो कलर एब्जॉर्ब किया। और जब उसने उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो कलर नजर आए। तो इसलिए उसने नाम क्या रखा इसका, क्रोमोसोम, यानी कि कलर बॉडी। लेकिन वो बेसिकली कलर बॉडी नहीं है, ये मिसनोमर है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। क्या कि भाई कौन सा इस्तेमाल किया था, तो परकिंस एनेलिन इस्तेमाल किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडी होता है, ये हो गया। और ये मिसनोमर क्यों है, ये 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि वाई क्रोमोसोम इज मिसनोमर, वाई द नेम ऑफ क्रोमोसोम इज मिसनोमर, या वाई द टर्म क्रोमोसोम इज मिसनोमर। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्रोमोसोम वो कलर बॉडी नहीं होती, वो आपके पास कलरलेस बॉडी होती है। सही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, बिकॉज क्रोमोसोम आर नॉट कलर बॉडी, दे हैव बीन नेम्ड सो बाय द जर्मन बायो एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग while examining rapidly dividing cells of सेलेमेंडर के ऊपर ये रिसर्च कर रहा था, सेलेमेंडर लार्वा के ऊपर इससे सेल निकाल के देखा था। और उसने इसका नाम परकिंस एनिलीन डाला था, जो कि डाई है। डाई का मतलब क्या होता है, कलर देना। ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम कलर इज मच डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स। जब इसने देखा ना, अगर ये समझ लिया, ये माइक्रोस्कोप के अंदर इसने जब देखा तो इसको जो है ना बाकी सब चीजों से कुछ चीजें ना वो ज्यादा डार्क नजर आई, ऊपर की डार्क नजर आई। और वो डार्क चीजें कौन सी थी, बेसिकली वो क्रोमोसोम ही थे। तो इसलिए उसने नाम क्या रखा, क्रोमोसोम। और अभी हमें पता चला कि भाई वो डार्क क्यों नजर आ रही थी, वो डार्क नजर आ रही थी इस पार्किंस एनेलिन की वजह से। सही है ना, पार्किंस एनेलिन की वजह से। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ आप लोग का। सही है। फिर क्रोमोसोम है क्या चीज हमारे पास, क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम जो हमारे पास है वो
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और उसके ऊपर क्या होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, जीन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, सही है ना। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो हम जाके पढ़ेंगे, और वो क्या करते हैं, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे होते हैं, और ये हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद होंगे, एक इंडिविजुअल के अंदर ये हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद होंगे, सही है ना। और इनका जो नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो 46, मेरे पेरेंट्स के अंदर 46, उनके पेरेंट्स के अंदर 46, आगे चलते जाओ 46, तो सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम। अगर पेयर की बात करें तो मेरे अंदर 23, पेरेंट्स के अंदर 23, 23, 23, तो पेयर भी सेम। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या रहते हैं, एक स्पीशी के अंदर सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर आपको ये जो है कम से कम ये 8 तो कम से कम पता ही होनी ही चाहिए। पेनिसिलम क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये इससे जो है ना पहला एंटीबायोटिक निकला था, अलेक्जेंडर जो साहब थे, पेनिसिलम नोटेटम से उन्होंने पेनिसिलिन निकाला था। इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम, या आप एक पेयर भी बोल सकते हो उसको। फिर मॉस्किटो आपके पास है, मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम है, और इसके अंदर 3 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 3। ड्रोसोफिला हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इस गार्डन पी के ऊपर भी हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन चलेगी। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला के अंदर कितने हैं और गार्डन पी के अंदर कितने हैं। तो ड्रोसोफिला के अंदर 8 है, गार्डन पी के अंदर 14 क्रोमोसोम है, इसके 7 पेयर है, और ड्रोसोफिला के 4 पेयर है, सही है। फिर फ्रॉग आ जाओ, क्योंकि आप फ्रॉग के ऊपर स्टडी बहुत ज्यादा करते हो, तो ये भी पॉइंट, जैसे कि आप जितने भी अभी सेकेंड ईयर के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो फ्रॉग के ऊपर ही करोगे प्रैक्टिकली, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। 26 क्रोमोसोम होते हैं या 13 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन, ऐसी बात अपने तो पता ही होनी चाहिए, 46 और 23 पेयर्स। शुगर कैन 80 क्रोमोसोम और 40, और सबसे ज्यादा जो है ना इसी के अंदर होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। फर्न 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं और 500 पेयर्स पाए जाते हैं, तो इतने ज्यादा क्रोमोसोम जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, दिस इज द मोस्ट, समझ लो कि मुश्किल तरीन पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ, बल्कि ये पूरा यहाँ तक, ये जो है ना आपके पास सबसे मुश्किल तरीन पैराग्राफ के अंदर आता है, क्योंकि आप लोग को समझाना ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, सही है। तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक मिनट में जरा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, मैं आपको ये सब चीजें जो ना बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये आपके पास मैं ये वाली स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग को नजर आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी बुक्स आपके पास होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमेटिड्स के बारे में, बल्कि मैं काम करता हूँ सारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही साथ से, जितने भी क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड्स क्या है, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम भी मैं दिखा दूंगा, तो डोंट वरी। अब देखें, हमारे पास एक ये सेल है, ये एक सेल है, और ये एक सेल है, ये सेल नंबर ए है, ये सेल नंबर बी है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, सही है। ये हो गए 2 चीजें आपके पास। अब हम यहाँ से लेते हैं, नहीं सॉरी, सही है, और इसके अंदर, इसके अंदर आ रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इसमें से ये वाला सेल कौन सा है और ये वाला सेल कौन सा है। सवाल का मतलब ये कि ये इसमें से कौन सा सेल डिवाइड की तरफ जा रहा है और कौन सा सेल डिवाइड की तरफ नहीं जा रहा। तो देखें, ये जो बी वाला सेल है ना, ये डिवाइडिंग की तरफ जा रहा है, ये रेडी है डिवाइड होने के लिए, ये आगे जाएगा, अभी इंटरफेस से गुजरेगा। इंटरफेस वगैरह क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, सही है ना, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ये इंटरफेस से गुजरेगा, फिर ये जाएगा माइटोसिस के अंदर और डिवाइड, मतलब डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो आपके पास है ये डिवाइड अभी नहीं होगा, क्यों? देखिए, अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, ऐसे कुछ बनाया हुआ है ऐसे ना, तो ये आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है, और ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन जो डिवाइडिंग सेल है ना, इसके अंदर बाकायदा तौर पर आपको क्रोमोसोम नजर आते हैं, इसके अंदर बाकायदा तौर पर आपको क्रोमोसोम इस तरह से नजर आते हैं, तो ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, सही है ना। तो जो क्रोमोसोम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कब नजर आएंगे, जब सेल डिवाइड के करीब जा रहा होगा, जब सेल क्या होगा, डिवाइड के करीब जा रहा होगा। तो ये हो गया, देखिए आप यहाँ पर देखें, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कब नजर आएंगे, जब सेल डिवाइड की तरफ जा रहा हो, क्या जा रहा हो, जब सेल डिवाइड की तरफ जा रहा हो।
सही है। तो सेल क्या क्या हो जब डिवाइड की तरफ जा रहा हो। अब यहाँ पर मेरे पास क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने तस्वीर उठाई है अभी नेट से, तो ताकि मैं आप लोग को जो है ना क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखा सकूं। एक मिनट, इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये देखें। तो ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो आपको एक ये वाली बॉडी नजर आ रही है, एक ये वाली बॉडी नजर आ रही है, सही है। अच्छा, ये भी एक क्रोमोसोम है आपके पास और ये भी एक क्रोमोसोम है आपके पास। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से एक क्रोमोसोम है और ये किस तरह से क्रोमोसोम है, क्योंकि स्टूडेंट के अक्सर कहना ये होता है कि ये क्रोमोसोम है लेकिन ये क्रोमोसोम नहीं है, दिस इज क्रोमेटिड। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आप कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखें, अभी मैं क्रोमोसोम के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास एक सेंटर में एक बॉडी होती है, ये बॉडी कहलाती है सेंट्रोमियर। क्या कहलाती है ये बॉडी? सेंट्रोमियर कहलाती है। मैं अगर यहाँ एक काम करता हूँ, इसको दोबारा यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, रुक जाए जरा, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सही है। बहुत टाइम लगेगा, छोड़ दें। अच्छा, यहाँ देख लें, मैं एक्स, ओहो ये तो बहुत ज्यादा लाइट है, ये क्रोमोसोम हो गया आपके पास, सही है। तो अब क्रोमोसोम में यहाँ पर बीच में जाना, यहाँ पर, बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ बीच में इस तरह से मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसको हम? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सेंट्रोमियर। जो बीच में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो ये सेंट्रोमियर इस तरह से होते हैं, कुछ ये इस तरह से मौजूद है, और इसके अंदर दो प्रोटीन पाई जाती है इस तरह से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से। तो इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं हम इसको? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? काइनेटो कोर कहते हैं। ये प्रोटीन होती है जो कि इस सेंट्रोमियर के अंदर पाई जाती है, सही है। यहां से लेकर यहां तक ये एक आर्म है, और यहां से लेकर यहां तक ये एक और आर्म है, सही है। तो इस तरह, और ये पूरा एक क्रोमोसोम है। अगर क्रोमोसोम इस शक्ल के अंदर हो, अगर क्रोमोसोम इस शक्ल के अंदर हो, तो फिर यहाँ पर बीच में यही सेंट्रोमियर पाया जाएगा और उसके ऊपर ये प्रोटीन पाई जाएगी। तो इसमें फिर हम क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे कि भाई ये वाला एक अलग क्रोमेटिड है और इसमें ये वाला एक अलग क्रोमेटिड है। तो इस केस में यहाँ पर क्रोमेटिड पाए जाते हैं, सही है। ये क्रोमेटिड हो गया और ये अलग क्रोमेटिड होता है। तो अगर क्रोमोसोम इस वाले शक्ल के अंदर है तो इसके अंदर दो क्रोमेटिड है, अगर क्रोमोसोम इस वाले शक्ल के अंदर है तो उसके अंदर कोई क्रोमेटिड है ही नहीं, वो डायरेक्ट खुद ब खुद क्या है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया। जो क्रोमोसोम होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये दो मतलब थ्रेड से मिलकर बना हुआ है। एक ये वाला थ्रेड है, ये वाला, इस तरह से ये एक जा रहा है, और जो दूसरा थ्रेड है वो ये वाला है। तो ये दो थ्रेड से मिलके बना हुआ है और दोनों का हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि हम कहाँ पढ़े और क्या पढ़े। देखिए यहाँ पर, इन मेच्योर सेल ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू वेरी थिन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये बताया मैंने आपको कि दो थ्रेड से पाए जाते हैं, दोनों के अंदर, दोनों को क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। दे शेयर अ कॉमन पार्ट ऑफ अटैचमेंट। उनके एक पार्ट ऑफ अटैचमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। अभी बताया ना, जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये और ये, तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे दोनों अटैच होते हैं, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और इनके अंदर स्मॉल स्फेरिकल जोन पाए जाते हैं क्रोमोसोम, सॉरी, ये जो ना स्फेरिकल जोन है ना, इस तरह से गोल जोन होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। इन सेंट्रोमियर के अंदर डिस्क शेप की प्रोटीन पाई जाती है। याद रखना, डिस्क शेप की प्रोटीन पाई जाती है। इनको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर कब काम आएंगे? जब माइटोसिस होगा। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर आते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, एक स्पिंडल फाइबर एक जगह से आएगा, दूसरा स्पिंडल फाइबर दूसरी जगह से आएगा। तो एक इसको अटैच करेगा और एक इसको अटैच करेगा। फिर इसको काइनेटोकोर को, मतलब इस सेंट्रोमियर को तोड़ देंगे यहाँ से बीच में से, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। वो बात की बात है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किस तरह टूटते, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, सही है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है, ये स्पेंडल फाइबर के अटैचमेंट के लिए काम आता है जब सेल डिवीजन होनी होती है। जब सेल डिवीजन
होनी होती है, सही है ना। सेंट्रोमियर का काम क्या है भाई, ये जो है ना मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर काम आता है, क्योंकि इसके अंदर काइनेटोकोर मौजूद है ना, तो जब क्रोमोसोम हाफ ऑफ डिवाइड होते हैं तो वहां पर ये काम वहां पर ये काम आते हैं, सही है ना। अब हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। अब देखें, मैं आप लोग को फिलहाल तो थोड़ा बहुत हो सकता है याद हो, माइटोसिस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है माइटोसिस में 4 फेजेस होते हैं। एक होता है प्रोफेज, एक होता है टेलोफेज, सॉरी 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 मेटाफेज, फिर एनाफेज, एंड देन लास्ट में टेलोफेज। ये 4 होते हैं माइटोसिस के अंदर। ये 4 कहाँ पर होते हैं, माइटोसिस के अंदर होते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि मियोसिस में ये वाली सिचुएशन नहीं होती, मियोसिस में ये वाली कंडीशन नहीं पाई जाती। मियोसिस की कंडीशन कुछ और ही होती है। मियोसिस के अंदर इतनी सिंपल जना सिंपल करके जना आपको नहीं बताया जाएगा। मियोसिस में कहानी बहुत लंबी चलती है, मियोसिस के अंदर कहानी बहुत ज्यादा लंबी चलती है। अगर आप चाहो तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर निकाल के देख लो, और मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आप लोगों की मियोसिस के अंदर कहानी किस तरह से लंबी चलती है। तो देखें मियोसिस के अंदर क्या होता है हमारे पास, अभी मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके पास पहले आता है मियोसिस 1, पहले स्टार्ट होता है मियोसिस नंबर 1। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, पहले प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, सही है। फिर स्टार्ट होता है, ब्लैक से बना देता हूँ, फिर स्टार्ट होता है मियोसिस 2, फिर स्टार्ट होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो ये इस तरह से डिवीजन होती है ना, इतना लंबा चलता है। अच्छा, यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती। फिर प्रोफेज 1 जब स्टार्ट होता है ना तो उसके अंदर भी बड़ी लंबी कहानी होती है। इसके अंदर होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, फिर सॉरी, लेप्टोटीन के बाद आता है पैकेटीन। पैकेटीन, जाइगोटीन, मैं ख्याल में मैंने उलट दिया लेकिन चले, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और फिर लास्ट में आता है आपके पास डाई काइनेसिस, सही है। अगर चाहो ना आप तो आप को ये मैं दिखा भी रहता हूँ कहाँ पर मौजूद है ये। आप आ जाओ चैप्टर नंबर 7 के अंदर। सर मेरे ख्याल मैंने दूसरा तीसरा नाम आगे पीछे लिख दिया है, तो उसको भी जरा कंफर्म, ये रहा है ना, ये सेल साइकिल के अंदर आ जाओ। फिर इसमें आप आ सकते हो मियोसिस के ऊपर, ये रहा मियोसिस। और इसके अंदर देखें लेप्टोटीन है, फिर जाइगोटीन है, बिल्कुल, फिर जाइगोटीन है, फिर पिकेटीन है, फिर डिप्लोटीन है और फिर डाइकाइनेसिस है, सही है। तो फिर पहले आएगा जाइगोटीन, आएगा क्या आएगा, जाइगोटीन आएगा। तो ये जो जाइगोटीन है ये पहले आएगा, ये पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, पांचवें नंबर पे ये आएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ हम एक की बात करते हैं, लेप्टोटीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि आपके बुक के अंदर ऐसे तो जी जी होगी, बिल्कुल अपलोड होगी अभी। लेकिन आपने बहुत लेट ज्वाइन किया। मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग मिस कर रहे हो। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं करूंगा, जैसी बातें वो तो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ही ज्यादा नॉन सीरियस अभी दिखा रहे हो बिहेवियर। तो चलें, अब यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लेप्टोटीन की। किसकी बात करेंगे अभी हम, लेप्टोटीन के। तो म्योसिस का एक सबसे इतना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये म्योसिस के अंदर ये स्टेप आता है, सही है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो बिल्कुल ही पतले पतले नजर आते हैं, बहुत ही ज्यादा पतले नजर आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर थोड़ा सा अगर बनाने की कोशिश करूं कि किस तरह से नजर आते हैं, तो होता यूं है बेसिकली कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चले अब देखें यहाँ पर, सही है। तो अब होगा क्या, बेसिकली हमारे पास जो ये लेप्टोटीन है ना, ये लेप्टोटीन, इसके अंदर जो ये आपके पास हो गया सेल, अब इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, सही है।
तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम नजर आएंगे ना, तो वो इस तरह से नजर आएंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नजर आते हैं। बिल्कुल जो है ना, बारीक से जो है ना आपके पास दागे नजर आते हैं, बिल्कुल बारीक 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 दागे नजर आते हैं। सही है ना। तो इसको जो एक दागी है ना, इसको हम कहते हैं, जो एक दागा है इसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमो, एक दागी को हम कहते हैं क्रोमोनीमा। और इसके जो बहुत सारे जो दागे हैं ना, सब मिला के जो दागे होंगे 46 जो दागे होंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमोनिमेटा। क्या कहेंगे इसको हम? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। सही है। बहुत ज्यादा जो बारीक बारीक दागे उनको हम कहेंगे क्या? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। और जो एक दागा है इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोनीमा कहेंगे। सही है। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब एक और चीज सुने, यहाँ पर तो ये आसान हो गया, चलो भाई। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि इसके ऊपर छोटे छोटे जो है ना, यहाँ पर स्टेनिंग भी होती है। यहाँ पर इस तरह से स्टेन है, ये स्टेन है, यहाँ पर इस तरह से स्टेन मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ। तो इस तरह से जो है ना, ये समझ लो कि जैसे कि तस्बीह के दाने नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही जगह जगह पर इसके अंदर दाने इस तरह से मौजूद होते हैं, स्टेनिंग मौजूद होती है। सही है ना। तो जिस तरह आपकी तस्बीह दाते हैं ना, पहले एक दाना पे जो है थोड़ा सा बीच में है ना थोड़ा सा थ्रेड हो गया, फिर इस तरह से चलते 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 चलते, तो ये भी ऐसे ही है। आपके पास एक धागा है और उसके अंदर जगह जगह पर इस तरह से दाने 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 नजर आ रहे हैं, स्टेन नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्टेन है ना, ये जो रेड कलर के स्टेन जो मैंने बनाए, कलर ये नहीं होता, जाहिर सी बात है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। इसको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्रोमोनीमा बताया, फिर मैंने क्रोमोनिमेटा बताया, फिर मैंने क्रोमोमियर्स भी बताया आपको। सही है। तो ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। अब देखें यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो जो लेप्टोटीन है, जो कि बिगनिंग स्टेज है मियोसिस के अंदर, इसमें जितने भी स्पीशीज हैं, ज्यादातर स्पीशीज के अंदर क्रोमोनिमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसको हम एक को क्रोमोनीमा कहते हैं, क्रोमोनिमेटा exhibit deeper staining region along their length, giving the thread the appearance of strings of beads। जैसे मोतियों का हार नहीं होता, एक आ गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से। तो इस तरह से ना स्ट्रक्चर मौजूद होता है इसका, स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स नजर आते हैं। ये जो इंस्टेंटली एरियाज है ना, जो कि बिल्कुल स्टेन हुए, इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? क्रोमोमियर्स कहते हैं। अब जल्दी से मुझे सबके सब बता दो कि ये पैराग्राफ समझ में आया या नहीं आया। जो लेट आए हैं वो अभी ये चैप्टर में अपलोड करूंगा, तो आप दोबारा देखना। लेकिन अभी जो चीजें मैंने समझाई, जहां से आप आए हैं वहां से मुझे बता रहे कि समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बता दे मुझे। मैं इतने आराम आराम से, इतने जो ना डिटेल से पढ़ाने की वजह यही है क्योंकि चैप्टर के अंदर ये सब चीजें बार बार रिपीट होगी, तो आपको वहां पर परेशानी, ताकि आपको परेशानी वहां पर नहीं आए। जल्दी करें, जल्दी, मुझे कुछ चीजें और पढ़ानी है अभी। उंजला और अरीबा बेटा जल्दी बताएं। चलें, गुड। अब लास्ट जो चीजें यहाँ पर वो हमारे पास है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पर जो है ना ये दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ निकाला था। हाँ, ये देखो, ये लेप्टोटीन का एक आपके पास मौजूद है, यहाँ पर लेप्टोटीन लिखा हुआ है ना। तो इसके अंदर ये जो क्रोमोजोम है, अगर आप इस क्रोमोजोम के अंदर, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है, अगर इसके अंदर आप गौर से देखेंगे, इसको हम जूम भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जूम करके अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये एक रेड धागा नजर आ रहा है और एक ब्लू कलर का धागा नजर आ रहे हैं। और अगर आप उसको गौर से देखें तो उसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर जो बीट जो स्ट्रक्चर है, बीच बीच में इस तरह से जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं क्रोमोमियर। सही है ना। और जो धागे पतले पतले धागे नजर आ रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? क्रोमो नीमा कहते हैं। और जो 46 सब मिलाकर अगर आप कहोगे तो क्रोमोनिमेटा कहेंगे फिर हम। सही है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स की और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की। सही है ना। अब आपके पास ये आर्म वगैरह तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास अब देखें यहाँ पर, आपके पास ये एक क्रोमोसोम है और ये आपके पास एक और क्रोमोसोम है। सही है। हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। सही है। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 23 पेयर्स पाए जाते हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर,
ये चौथा पेयर, इस तरह चलते 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 23 पेयर पाए जाते हैं, सही है ना। तो ये जो 23 पेयर पाए जाते हैं ना, इस तरह से पाए जाते हैं। अब इसको एक, जब ये आपके पास सेल साइकिल, जब भी मैंने बताया सेल साइकिल, जब उस सेल साइकिल में से इंटरफेज में से गुजरते हैं ना, कौन से फेज में से, इंटरफेज में से जब गुजरेंगे तो ये अपनी कॉपी बनाते हैं। तो ये जो एक क्रोमोसोम होता है ना, इस तरह से जो आपको नजर आ रही है ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल नजर आ रहा है, तो ये अपनी कॉपी बनाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, बिल्कुल सेम कॉपी होगा, बिल्कुल सेम टू सेम एक कॉपी होगा, वो इधर आके लग जाएगा। समझ में आया क्या बताया मैंने आपको, कि जब ये इंटरफेज में से गुजरेगा, जब ये क्रोमोसोम आपके इंटरफेज में से गुजरेगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। जब ये इंटरफेज में से गुजरेगा, किस में से गुजरेगा, इंटरफेज में से गुजरेगा। इंटरफेज क्या चीज है भाई, सेल साइकिल शुरू होने से पहले, सेल साइकिल शुरू होने से पहले एक स्टेज आता है जिसमें सेल खुद को तैयार करते हैं, अपनी चीजों को डबल करता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेज। तो ये जो आपके पास नजर आ रही है, तो अभी मौजूद होगा, लेकिन ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एक कॉपी बनाते हैं, और इस तरह अपने आप अपने साथ अटैच कर लेते हैं, सही है। तो ये कब होता है, इंटरफेस के अंदर होता है, ये सब चीजें बता दूंगा जब मैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा। तो अब इसमें ये जो है ना, एक ये और एक ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ जो फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी ना इसके अंदर, वही यहाँ पर भी कॉपी हो गई होगी, यहाँ जो मौजूद है वो यहाँ पर भी कॉपी हो गई होगी, यहाँ जो मौजूद है वो यहाँ भी कॉपी हो गई होगी, यहाँ जो मौजूद है वो यहाँ भी होगी, यहाँ जो मौजूद है वो यहाँ भी होगी, और यहाँ जो मौजूद है वो यहाँ भी होगी। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं इनको हम, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और इसी तरह अगर मैं कोई और क्रोमोसोम उठा के देखूं, यहाँ पर कोई और क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इस वाले की बात की ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पेयर नंबर 1 की बात की है, किसकी बात की है, पेयर नंबर 1 की बात कर रहा था, ये मैं पेयर नंबर 1 की बात कर। अब पेयर नंबर 2 में भी यही होगा ना, जब वो इंटरफेज में से गुजरेगा तो वो भी अपनी कॉपी बनाएगा, ये एक हो गया, और वो भी अपनी इसी तरह की सेम कॉपी बनाएगा, सही है ना। और उनके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सेम, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ होगी, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ होगी, यहाँ वाली यहाँ, और यहाँ वाली यहाँ इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये वाला और ये जो है, ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर आप और से देखो, तो ये जो आपके पास है, एक ये वाला, एक ये वाला रेड वाला, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, क्योंकि ये अलग क्रोमोसोम का है और ये अलग क्रोमोसोम का है। तो ये जो दो आपस में है, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये और ये आपस में सिस्टर है, ये और ये आपस में सिस्टर है। मैं अगर मार्क कर दूं तो समझ लो 1A 1B, और इसको कर लो 2A और 2B। तो जो 1A और 1B है ये आपस में सिस्टर है, इसी तरह 2A और 2B आपस में सिस्टर है, लेकिन 1A और 2A आपस में नॉन सिस्टर है, भाई ये सिस्टर नहीं है। और इसी तरह 1B और 2B भी आपस में नॉन सिस्टर है, वो एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग क्रोमोसोम के, सही है। तो अब अगर हम बुक पढ़ें तो देखें, जो दो क्रोमेटिड्स है एक क्रोमोसोम के, वो आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सही है ना। और अलग अलग जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम का लफ्ज मैं भी समझाता हूँ, वो क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। जो लेंथ होती है सेंट्रोमियर से टर्मिनल तक, वो आर्म कहलाती है, सही है ना। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कहलाती है, बल्कि मैंने ऊपर शायद बनाया भी था, हाँ, ये देखें, ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, आर्म कहलाता है। सेंट्रोमियर से लेकर ऊपर तक, ये जो आपके पास एक है ये वाला, ये कहलाता है एक बाजू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है दूसरा, सही है ना। तो ये हो गया आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन की चीजें हैं जो कि मैंने आप लोग को बताई। अब यहाँ पर टाइप्स की बात है ना, तो टाइप्स तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ये किसकी पोजीशन अकॉर्डिंग है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो अभी मैंने बताया ना, बीच का जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है। देखिए, अगर आपके पास सेंट्रोमियर बीच में पाया जाता है, बिल्कुल बीच में, अगर आप यहाँ पर देखें पहले वाले डायग्राम के अंदर, तो इसमें, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सेंट्रोमियर, तो ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। क्या कहलाता है, ये मेटासेंट्रिक कहलाता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर बीच में नहीं पाया जाएगा, थोड़ा सा सेंट्रोमियर जो है सेंटर से ऊपर है, यहाँ पर है, सही है। तो एक आर्म जो है ना वो आपके पास बड़ा नजर आ रहा है, ये लॉन्ग आर्म होता है, लॉन्ग, और एक आपके पास शॉर्ट नजर आ रहा है, ये वाला, ये पी आर्म और क्यू आर्म इस वक्त भूल जाए, सही है ना। तो ऊपर वाला शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। और अगर थोड़ा और ऊपर चला जाए, इससे भी थोड़ा और ऊपर चला जाए, बिल्कुल ही ऊपर चला जाए ना, तो बिल्कुल ऊपर नहीं, मतलब थोड़ा सा और ऊपर चला जाए,
तो इसमें भी वही है। अब एक आर्म बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गया और एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो गया और ये बीच में सेंट्रोमियर है, तो ये कहलाते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहलाते हैं? एक्रो। और अगर एक ये जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल ऊपर चला जाए, यहाँ तक कि जो शॉर्ट आर्म है बिल्कुल गायब हो जाए, सिर्फ लॉन्ग आर्म ही बचे, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं इसको हम? टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 किस्म के आपके पास क्रोमोसोम के टाइप्स हैं। मेटासेंट्रिक, जब आपके पास ये सवाल आता है पेपर में, पहले बता रहा हूँ, ऐसा ना हो अगर आप कहो कि भाई ये तो दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाला बिल्कुल आता है। तो जो आपके पास ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल आता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वाला, सही है ना? तो जो आपके पास जिनमें पोजीशन बीच में है, अगर पोजीशन बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक मिनट, ये गलती हो गई मुझसे। हाँ, अगर पोजीशन बीच में तो उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक, उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। अगर पोजीशन थोड़ी ऊपर है तो उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, थोड़ी और ऊपर चली गई तो एक्रोसेंट्रिक, और सबसे ऊपर चली गई तो टीलोसेंट्रिक। कितनी बार समझ में आई या नहीं आई मुझे जल्दी से बता दे, क्योंकि मैं बस इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा लंबा है, तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा होमोलोगस क्रोमोसोम वाला, और फिर ये ऑटोसोम वगैरह सारा, फिर के जो टाइप भी कल ही पढ़ाऊंगा, और आगे कोशिश करेंगे कि मैं केमिकल कंपोजिशन भी कल पढ़ा सकूं। जल्दी से मुझे सारे स्टूडेंट बता दें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ये जो आपके पास स्क्रीन है ये बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, इसको भी जरा साफ कर देता हूँ मैं। बाकी आप मुझे जल्दी से बता रहे समझ में आया नहीं आया। ऑनलाइन क्लास रखने में एक फायदा तो ये होता है कि आपको कम से कम डायग्राम वगैरह जितनी भी चीजें वो बना के दिखा सकता हूँ मैं अलग अलग तरीके से। चलें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं क्लास को यहाँ पर करता हूँ।